स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ और स्टूडियो में हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी हैं। अब देखिए 2 बज गए हैं। राज्यसभा में ये एंटी पेपर लीक बिल पेश किया जाएगा लोकसभा से पास होने के बाद। और क्या लोकसभा की भी कार्रवाई चलेगी तो क्या चल पाएगी आगे, देखते हैं। लेकिन नीट पेपर लीक को लेकर के जो घमासान अभी तक चला था, अब लगता है कि विपक्ष का एक तबका भी अब इससे आगे बढ़ना चाहता है। हालांकि इस पर पार्लियामेंट नहीं चल पा रही है। समाजवादी पार्टी 2 रोज से काम कर रही है, जिसकी वजह से मैंने ये बात कही। चंदा चोरी, राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला हाईलाइट करना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी ने कल ही अपनी लाइन बदल दी। सपा सांसद जो नीट पेपर लीक के खिलाफ नारेबाजी करते थे, अब वो चंदा चोर गद्दी छोड़ के नारे पर आ गए। दान पेटी लेकर 2 दिन से संसद परिसर में आ रहे हैं सपा के सांसद, और नीट से सीधा चढ़ावा चोरी के मुद्दे की छलांग लगा चुके हैं। समाजवादी पार्टी को यह लगता है कि भाई अब हमारा मामला तो उत्तर प्रदेश ही है। हालांकि स्टूडेंट्स का मुद्दा उनका मुद्दा क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों स्टूडेंट्स की मोबिलाइजेशन की इस मुद्दे पर कोशिश समाजवादी पार्टी नहीं करेगी? करेगी तो जरूर, लेकिन क्यों इतनी जल्दी इससे वो हट रही है, ये सवाल है। कांग्रेस को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा। वो बैनर पोस्टर सब कुछ लेकर के आ रहे हैं वो। और ये एक जो है एक बात थोड़ी सी अजीबोगरीब सी लगती है जरूर, कि इतना जल्दी अलग क्यों वो चलेगा। अच्छा, इसमें एक चीज इंटरेस्टिंग आपको और बताऊं। देवेंद्र प्राचर हमारे जो पॉलिटिकल एडिटर हैं वो कल बता रहे थे हमको, राहुल गांधी जब बोल रहे थे, राहुल गांधी जब नहीं बोल पाए और उसके बाद फिर बार बार स्पीकर मौका दे रहे थे, तो कांग्रेस के सांसद हंगामा कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के सांसद नहीं थे उसमें शामिल लोकसभा में कल। मतलब वो उस एक वक्त ऐसा आ गया था जब कांग्रेस पार्टी ही बस दबाव बना रही थी सरकार के ऊपर और स्पीकर के ऊपर कि राहुल गांधी को बोलने दिया जाए। अखिलेश यादव और बाकी उनके सांसद वो चुपचाप अपनी सीटों पर बैठे हुए थे। तो ये भी कल पार्लियामेंट के अंदर हमको देखने को मिला है। क्या मैसेज है त्रिपाठी जी इसका? नहीं, देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले जब अडानी के मसले पर और दूसरे मसलों पर राहुल गांधी और प्रियंका जी लगे हुए थे, तब अखिलेश जी संभल का मसला उठा रहे थे। मैं उस वक्त की बात बता रहा हूँ, सदन तब भी चल रहा था। इसके अलावा भी कई मसलों बीच में हम लोग चर्चा कर ही रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र के बिना भी वो सदन में चर्चा के लिए संकेत दे रहे थे। हाँ। तो मतलब एक तरह से कहें, अपनी अपनी पार्टी लाइन कैसे तय करना है वो दोनों नेता तय करेंगे, लेकिन पार्टी लाइन से इतर हम कहां खड़े हैं पार्टी के तौर पर, हम नेता के तौर पर दिख रहे हैं। रोकूंगा सर आपको। जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल did take place, notwithstanding frequent interruptions and notwithstanding the fact that the entire reply was made in the din. Now the bill has come to the upper house, the house of elders. In other words, the house of seniors, the house of wiser, the house of maturer. And therefore, my humble request would be that the bill may be received and responded to with the same spirit as it is being brought. The Amendment Bill 2026 is in a way an extension of the 2024 Prevention of Unfair Means Bill, which is now an act. The earlier bill and the present amendment are the first of its kind in the history of independent India, and directly inspired by the deep sense of sensitivity and concern that Prime Minister Modi ji has time and again expressed for the student and youth of this country. The bill also testifies that this government does not stand on prestige. We never stand on prestige. We are open to healthy inputs. We are open to constructive suggestions from all quarters. And that is exactly the reason why, in the wake of the recent sequence of events, Prime Minister Modi ji lost no time to declare that nobody will be allowed to jeopardize the future of our children, and also announced the resolve of zero tolerance to paper leak. And hence, this legislation, which seeks to make amendments in 2024 Act in order to make it more stringent, more deterrent, is being brought in. My humble request to all the elders in the House is that please help us implement this
legislation effectively. And if there are any suggestions for improvement, I'll be taking note of it. I know by now most of the content of the bill is known to you. It has also been extensively reported in the media. Nevertheless, for a quick recall, I may state that this bill is a reaffirmation of the government's highest commitment to safeguard the welfare of the students and youth of this country. Paper leak is an issue at a malaise which has confronted this nation and has been reported from different parts of the country, regardless of whichever the party in power, regardless of whichever the state or the union territory. The list is very long, but if you go through, you will understand how assorted it is, hardly leaving any state or any party untouched. Some of the infamous paper leaks extensively reported in the media and talked about include the 2009 Railway Recruitment Board, 2011 All India Engineering Entrance Examination, 2012 AIIMS Delhi Entrance Leak, 2013 Maharashtra Higher Secondary Certificate Leak, 2010 B.Ed Entrance Examination, 2014. Yes, I am coming to that. I am coming to that. Yes. Coming to. I am come up to 26. I am going to come up to 26. Let the minister speak, please. I said I will Let come the up to minister 2026. UP 2010 B.Ed Entrance Examination, UP 2014 Combined Pre-Medical Examination, UP 2015 Uttar Pradesh Provincial Service Leak, Tamil Nadu 2012 Tamil Nadu Public Service, West Bengal 2009 Joint Entrance Exam, Rajasthan 2018 Police Constable Recruitment Scam, 2019 Rajasthan Librarian Grade 3 Scam, 2020 Rajasthan Junior Engineer, 2021 Rajasthan Eligibility Examination, 2021 SI Recruitment Exam, 2022 RPSC School Lecturer, 2022 Police Constable, 2022 Senior Teacher Grade 2 Examination, same year RPSC Public Service Commission, 2023 Rajasthan REET exam, 2019 Odisha Teachers Eligibility Test, 2023 Odisha Staff Selection Examination, 2016 Karnataka UC, and very recently Jharkhand Public Service Commission, irregularities in combined civils. Now the suggestion is to come to the current, yes. So 2026, current year, Punjab Pharmacy Officer Recruitment Scam. So this is latest. And not Mr. Technology. Please. And even more recent, Karnataka Veterinary Officers leakage. I will take care of you, please, my dear. Please. Nothing will go on record except the minister's speech. So I'm glad that I'm glad the enthusiastic response from the opposition is a testimony to the fact that you have acknowledged what I have said. And therefore, you would also acknowledge the justification behind bringing the 2024 bill and the amendment today. Broadly speaking, Chairman Sir, in this country we have 4 main recruitment agencies, namely the UPSC, the Staff Selection Commission, the Railway Recruitment Board, and the Institute of Banking Personnel. And for
admission to higher educations, now you have National Testing Agency. And my next sentence is again going to excite some of the honorable members on the other side. The irony is that the first time the suggestion for setting up a national agency came way back in 1992, almost 33 years back. It was a Congress government at the center. A series of committees were formed. And in UPA 2 in 2010, again a very strong suggestion from one of the committees set up by them came to set up a national testing agency. I'm sure they will appreciate and be grateful and thank Prime Minister Modi that the unfinished task and unfinished agenda left by UPA is being completed and brought to conclusion by the NDA. And therefore, please take your seat. And therefore, Agarwal ji, in an honest bid, Agarwal ji, please take your seat. Don't get in agitated. an honest bid to carry forward what could have been carried forward by the earlier governments, the Public Examination Bill 2024 was brought in January 24. It was enacted in February 24, implemented in June, and also notified in June 24. The bill's main objectives at that time were to give greater Please, transparency. honorable member, please Yes. take your seat. Yes, that is precisely the reason you didn't bring the bill. Because Pankaj ji, you go back to your seat, please. the bill Pankaj ji, you sought to please bring go back to your greater seat, please. transparency, greater credibility. And I'm not saying this. There is a strong opinion in this country that this तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने एंटी पेपर लीक बिल वो राज्यसभा में पेश कर दिया है और पास हो जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन वहां भी थोड़ा हल्ला हंगामा वगैरह जो है थोड़ा बहुत तो चल ही रहा है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी बोल नहीं पाए कल लोकसभा में, मुझे तो लगा था इससे ज्यादा हंगामा करेगी कांग्रेस आज, लेकिन नहीं, जब कल बिल पास हो गया तो फिर उसके बाद अब हंगामे जितनी जगह यहाँ पर बसती नहीं, और राज्यसभा में हम जितनी लड़ाई उनको लड़नी होती है राजनीतिक दलों को, वो मोटे तौर पर लोकसभा में लड़ते हैं, क्योंकि वो हाउस जो है वो सीधा जनता को कनेक्ट करता हुआ दिखता है, इसलिए वो, और जब बिल पास हो गया है जिस पर सारी बहस हो गई तो आज वो कैसे कहेंगे, क्योंकि कांग्रेस के सभी लोग वहाँ पर बोले हैं ना, बोले हैं लेकिन वॉकआउट किए हैं, ध्यान रखिएगा। नहीं वॉकआउट करना अलग बात है, वॉकआउट तो यहाँ भी करेंगे। वोटिंग के समय वो नहीं थे सर। पवन खेड़ा छोड़ दो, सारे बुजुर्गों की भरमार है। मल्लिकार्जुन खड़गे था, सुबह एक बार उन्होंने विरोध किया, उसके बाद वो हाफने लगे थे, वो बैठ गए थे कुर्सी पे। तो राज्यसभा में मुझे राहुल गांधी ने बोले इस वजह से लग रहा था कि हंगामा, लेकिन जिस अंदाज में मल्लिकार्जुन खड़गे चीखते हैं, खड़गे जी पूरा जोर लगाते पूरा जोर लगा, जितना सुबह वो लगाया था। चीखते हैं, राहुल गांधी तो उनका पसगा भर भी लेकिन नहीं उनको बोलते पता है हैं। कि सर अब पास तो होना है बिल, लोकसभा में हो गया, राज्यसभा में पास, उसका कितना विरोध करें। हम लोग यूपी की बात कर रहे थे तो ये चर्चा हो रही थी जब ये बिल की वाली बात है कि राम मंदिर के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी जाना चाहती है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी एक काम बहुत डेलिबरेटली सोच समझ के कर रही है, और ये काम ये छात्र आंदोलन के बीच ही शुरू हो गया था। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं, इलेक्शन में अभी करीब 6 महीने बाकी हैं, विधानसभा चुनाव हों उससे पहले बीजेपी दलित वोटर्स के बीच एक बार फिर से अपनी पहुंच तेज करने के प्रयास कर रही है। इसके सबूत आपको कुछ तस्वीरों में हम दिखाते हैं। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में संत रविदास मंदिर पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने संत रविदास मंदिर में पूजा की और साथ ही बीजेपी ने अपना समरसता संकल्प अभियान शुरू कर दिया। ये कार्यक्रम 6 महीने तक चलेगा, जिसका मकसद दलित वोट बैंक मजबूत करना होगा। और योगी और यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने वहाँ की पवित्र मिट्टी से भरे 131 कलश रवाना किए हैं। बीजेपी अपने दलित आउटरीच को कितनी गंभीरता से ले रही है, इस बात से भी अंदाजा लगाइए कि इस कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ के अलावा उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम, यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, एक केंद्रीय मंत्री, यूपी के 12 मंत्री मौजूद थे। उत्तर प्रदेश में दलितों की आबादी की बात करें तो 21% है, बहुत बड़ा वर्ग है, और बीजेपी यूपी में गैर जाटव वोटरों को अपने साथ करने की कोशिश लगातार करती रही है। पिछले चुनाव में वाल्मीकि, सोनार और पासी वोटर्स बीजेपी से कुछ दूर हो गए थे, इसका बीजेपी को नुकसान भी हुआ था। 2024 के इलेक्शन में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व 17 में से 8 सीटें ही मिली थी। समाजवादी पार्टी ने 7 सीटें जीती थी। कांग्रेस और चंद्रशेखर की पार्टी ने एक सीट वो अपने हिस्से में की थी। और मुझे याद आ रहा है ये भी
अपने ये वो हफ्ता पूरा जिसमें ये आंदोलन यूपी दिल्ली में जंतर मंतर पर बिल्कुल चरम पर चल रहा था, तो वो एक महासचिव हैं गौतम साहब, क्या नाम है उनका, बीजेपी के दुष्यंत दुष्यंत गौतम गौतम महासचिव है। तो उन्होंने भी ऐलान किया कि संत रविदास जी की 650वीं जयंती इस बार बड़े जोर शोर से बीजेपी जो है वो मनाने जा रही है। और ये जो छात्रों का आंदोलन भी था, कहीं ना कहीं इसकी एक बड़ी प्रोमिनेंट दलित अंडरटोन थी, उसके पीछे जितने लोग लगे हुए थे वो बड़ा क्लियर था। वहां जो नारे लग रहे थे, जो बैनर लोग लेकर के आ रहे थे, उससे साफ दिख रहा था कि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी भी उसको भी रिप्रेजेंटेशन उसमें दिया गया था। तो ये बात हम लोग पहले कर लेते हैं। त्रिपाठी जी अभी उस पर बात कर रहे थे राम मंदिर पर, अब ये बात बीजेपी जो है दलितों के बीच जा रही है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस फ्रंट पर बड़ी मजबूती से और बहुत ठीक से काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ रविदास जी के मंदिर चले गए थे और वहाँ बढ़िया झांझ मंजीरा लेके बैठ गए थे चुनाव के पहले, अगर ध्यान में हो तो। बहुत अच्छा, वो अचानक वो सब कह रहे थे कहाँ कहाँ कौन जाएगा, तो अचानक दिल्ली में एक मंदिर में चले गए थे और रविदास जी की जयंती पर वो झांझ मंजीरा लेके बैठ गए थे। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को लेकर विशेष करके, जिसको हम कहते हैं ना कि चूंकि अभी राम मंदिर का एक प्रकरण आया है, चढ़ावा चोरी आ रहा है, तो ज्यादा सतर्क है। और अगर उसको हम यूं भी देखें कि जो अलग अलग कहीं कहीं दिखता है ना कि यहाँ एक थोड़ा सा कुछ लगता है कि थोड़ा कुछ गड़बड़ हो रही है। और जो दलित वाली अंडरटोन की बात है, ये तो सच है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछड़ा और दलित है उसकी राजनीति में कोई कसर नहीं छोड़ी, इतना किसी ने नहीं किया। लेकिन बावजूद इसके दलितों का साथ उनको मिलता नहीं है। और कई बार तो ये दिखता है कि जो अम्बेडकराइट्स हैं वो सबसे ज्यादा इनके खिलाफ रहते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। चाहे वो अम्बेडकर जी के नाम पे पंच तीर्थ बनाना हो, चाहे अम्बेडकर जी के नाम पे इंटरनेशनल सेंटर, जो कुछ भी किया है वो बीजेपी की सरकार ने किया। कांग्रेस के समय में तो सिर्फ और सिर्फ वो छोटा सा चित्र बन के रह गए थे डॉक्टर अंबेडकर। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक लार्जर देन लाइफ इमेज बन गई। उनकी मूर्तियां भी या मायावती ने बनवाई या मोदी जी ने बनवाई, किसी और ने बनवाई नहीं। बीजेपी के मंच पे भी सबसे ज्यादा अंबेडकर जी की फोटो नहीं, वो तो एक प्रतीक के तौर पर करते हैं। राहुल गांधी भी देखिए संविधान कहते हैं, तो संविधान तो खैर सबका है, संविधान कोई सिर्फ अंबेडकर जी का नहीं है। उसकी प्रारूप समिति के वो अध्यक्ष भले थे, लेकिन उसमें तो सब शामिल थे। लेकिन जो दूसरी भी चीजें जो सीधे सीधे सिर्फ अंबेडकर से जुड़ी हैं, और आप उसको इसका एक्सटेंशन देख सकते हैं। पिछली बार भी ऐसी यात्राएं भी निकाली गई थी, जो ऐसी बस्तियों में वहां जाकर जो उन लोगों से बातचीत करना, तो उसी का एक्सटेंशन मुझे दिखता है। अच्छा, ये एक खबर और कि भदोही का मामला है, तो हाँ सर, इससे आपके पास ही आ जाऊंगा। भदोही का नाम बदल गया और इस पर भी खूब पॉलिटिक्स हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने भदोही का नाम बदलकर संत रविदास नगर कर दिया। फिर से बदल गया। ये फिर से बदल गया कहना चाहिए। ये 5वां मौका है जब भदोही जिले का नाम बदला गया है। और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकार ने संत रविदास नगर का नाम बदलने का पाप किया था, हम फिर से भदोही को संत रविदास नगर से पुकारने जा रहे हैं। याद करिए, एक वह कार्य जो देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, जालंधर में एयरपोर्ट का नामकरण सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर, और अयोध्या में एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। वे लोग स्वीकार नहीं करेंगे, वे लोग स्वीकार नहीं करेंगे जो समाज को बांटने वाले लोग हैं। याद रखना, बांटने वाले लोग वही लोग हैं जिनके आदर्श बाबर और औरंगजेब हैं। ये बांट करके समाज को खाई खाई में बांट करके फिर कटवाने का काम भी करवाते हैं। लेकिन जोड़ने वाले लोग कैसे जोड़ते हैं? सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर जालंधर के एयरपोर्ट का नामकरण प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। अखिलेश यादव ने कहा कि इनको बस नाम बदलना ही आता है और ये क्या कर सकते हैं। लेकिन जब संत रविदास नगर हो गया था तो फिर अखिलेश यादव जी ने इसका नाम वापस भदोही किया। ये बात है जिसको आज योगी जी उठा रहे थे। सर, महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जरूरत नहीं थी। पहले मायावती सरकार ने किया था, मायावती जी ने ओरिजिनली भदोही को संत रविदास नगर बनाया। उस समय कई बड़े नगरों का नाम बदला और उसमें ये अखिलेश जी ने उनमें से बहुत सारे नाम बदल दिए थे फिर से। तो अब संत रविदास जी की उस पर कर दिया गया। पहले भी इस पर चर्चा काफ़ी हुई थी, क्योंकि लेकिन मुझे नहीं पता सरकार अभी आई है क्या योगी जी की। अब तो 2017 से 2026 तो 9 साल हो गए और संत रविदास तो 650 साल से हैं।
और भदोही का जिला भी जो है उनके सरकार से पहले बदला गया था। ठीक है, इसको भी कहते हैं शायद देर से आए दुरुस्त है। 17 से पहले बदल गया था। हाँ। सही बात है। अब जाकर के वापस उसको संत तो रविदास। जब दलितों की चिंता हो तो संत रविदास की भी चिंता होती है बराबर। पॉलिटिकल पार्टीज को। नहीं, मैं अम्बेडकर के लेकर के शुरू करना चाहता हूं कि जब पहली बार 2014 में सरकार बनी तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ये एक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए एक ढंग से कहें कि एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया। और मैं चूंकि उस वर्कशॉप को देखता था कि डॉक्टर अंबेडकर को, जैसे गांधी जी को एक ढंग से अप्रोप्रिएट कर लिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, तो डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को खास करके आप देखेंगे कि उनके आर्यनेशन थ्योरी जो था, इस्लाम के खिलाफ विचार को लेकर के, तो संघ का ये मानना था कि हमारी बहुत निकटता है। जो हम कर रहे हैं दलितों के उत्थान के लिए उतना तो कोई कर ही नहीं रहा है। तो डॉक्टर अंबेडकर के बारे में सभी जाने सांसद, इस पर भी वर्कशॉप किया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, और फिर उस पर पांजन्य और ऑर्गेनाइजर दोनों में विशेषांक छापा गया। ठीक है। तीसरी बात आप देखिएगा, बाबा साहब का संविधान, ये पहले भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं बोलती थी। ये बाबा साहब का संविधान है, ये बात भारतीय जनता पार्टी 2014 से बोलना शुरू की और नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की। ये मैसेज देना जरूरी है क्या? ये कुछ ये इस छात्र आंदोलन में भी कुछ नहीं, इसका छात्र आंदोलन से बिल्कुल लेना देना नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, ठीक है, दलितों में मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी वजह से ये सब हो रहा है। हाँ। मैं कह रहा हूं मगर उससे भी ये इनको महसूस हुआ कि भाई इसको काउंटर करना जरूरी है। बिल्कुल ये भी है, लेकिन इससे पहले भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये मानना है भाई एक हिंदू समाज का एक हिस्सा यदि नहीं हमसे जुड़ पाता है तो हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं।